हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बंध, जिसका हमने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने जा रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक बंध का बनना होता है। रासायनिक बंध जब बन रहा था तब क्या होगा? देखिए भाई, कोई भी क्रिया हो रही होगी ना, तब एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, तभी वो स्टेबल रह पाएगी। तो ऊर्जा में क्या आती है? कमी होती है। ऊर्जा में वृद्धि के द्वारा नहीं, ऊर्जा में कमी के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा में कमी आएगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो रासायनिक बंध कब बनेंगे? जब हमारी ऊर्जा में कमी आएगी। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपने नहीं है। चलिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए ध्यान से देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। ठीक है, इनके बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं। 3s2, 3p2 अगर लगा भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब देखिए, संयोजी कोश जो होता है वो कौन सा होता है? बाह्यतम कोश। जैसे 1s2, इससे ये तो क्या है? अपना नाभिक। और ये क्या है? पहला कोश जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। ऐसे ही तो होते हैं कोश। फिर ये दूसरा कोश जिसके अंदर कितने हैं? 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरा कोश कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसके आगे ऐसे ही होगा। और ये यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसमें है और 2 पी में है। यही तो है, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसको जो बोलेंगे वो कौन सा होगा? बाह्यतम कोश। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 है। अपना आंसर आया 4। समझ में आ रहा है आपको कि बाह्यतम कोश इसको बोला है? जो सबसे लास्ट वाला है, चाहे एस में हो पी में हो, हम इनको क्या कर लेते हैं? फिर काउंट कर लेते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को और इसको क्या बोलते हैं? बाह्यतम कोश विन्यास में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता होगी। अब मैग्नीज की संयोजकता निकालनी, मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ संयोजकताएं निकालना कैसे। K प्लस MnO4, ठीक है, माइनस ऐसे कर लो। तो इसकी कितनी है? +1 है। इसकी कितनी है? X मान लो Mn की। और इसकी कितनी है? कितनी है भाई? O की माइनस का 2 और कितने हैं? 4 इज इक्वल्स टू 0। टोटल पे हमने कितना मान लिया? 0। अब +1 प्लस x और ये कितना आया? माइनस का 8। 0 उधर लेकर गए तो कितना आ गया? 7 प्लस का। आंसर 4 करेक्ट है। समझ में आया? चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अणु के लिए अष्टक नियम वैध नहीं है? अष्टक नियम क्या कहता है कि उसके बाह्यतम, मतलब कोई भी संयोजकता कर रहा है या फिर किसी भी अणु से जुड़ रहा है तो उसके आसपास कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं सबके अंदर। तो कार्बन है, कार्बन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 है। ठीक है, अब ये एक तरफ ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास, चलिए थोड़ा सा मोटा कर देती हूं पेन को। ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई अपने? 6 हैं। इस तरीके से। अब क्या होगा? ये इसके साथ साझा करेगा तो इधर भी क्या कर रहा है? ये साझा कर रहा है। साझा करेगा तो देखिए यहां पर और यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये सारे काउंट किए जाएंगे। कार्बन के पास कितने काउंट किए जाएंगे? सारे के सारे। तो कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास भी काउंट किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके 8। तो सबके पास 8 8 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका क्या है? अष्टक कंप्लीट है। H2S का आप लोग घर पर निकालेंगे, NH3 का और मैं बता देती हूँ। चलिए, नाइट्रोजन में इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन है तो देखिए, एक हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन बना देती हूँ, यहां भी हाइड्रोजन बना देती हूँ और यहां भी हाइड्रोजन बना देती हूँ। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक और इस हाइड्रोजन के पास एक। अब क्या करेंगे हम?
हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में देखेंगे तो 2 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, और इसको भी हम ऑक्टेट कंप्लीट मानते हैं क्योंकि इसका हीलियम वाला जो होता है अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेता है, ठीक है। तो अब इसके पास, नाइट्रोजन के पास कितने हो गए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसने पूछा ये है कि अष्टक नियम वैध नहीं है। लास्ट में अपना BF3 है, और BF3 का हम देख लेते हैं। BF3, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 3, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और 3 फ्लोराइड हैं, 3 फ्लोराइड हैं। इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एक इलेक्ट्रॉन की साझेद से, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, सॉरी बात करते हैं हम बोरोन की। बोरोन का अष्टक देखते हैं, तो बोरोन के पास कितने हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है ये देखिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए इसके, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ये जब अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसके बावजूद भी इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हो रहा है, अक्रिय गैस विन्यास जैसा इसका विन्यास नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि यह अष्टक नियम को पालन नहीं कर रहा है। तो 4th आंसर अपना करेक्ट हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब इसका विन्यास कैसा हो जाता है, हीलियम के जैसा होता है, जो कि अपना अक्रिय गैसों में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का अपवाद नहीं है, मतलब जो अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है। तो देखिए BF3 में देख लेते हैं, बोरोन है, बोरोन का अपन देख चुके हैं, अपन फास्फोरस का देखते हैं, क्योंकि ये तो अपवाद हो रहा था, इसमें बोरोन का अष्टक कंप्लीट नहीं हो रहा था, कितने हो रहे थे, 6, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था। PF5, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, हमने इस तरीके से लिख दिए। अब इसके पास क्या है, 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 और ये 5 फ्लोरीन लगा दिए अपन ने, और 5 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 होंगे, इस तरीके से हर एक फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां पर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करती है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करती है तो फ्लोरीन पर कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और जब ऐसे ही सारी फ्लोरीन्स करती हैं फ्लोरीन पर 8 हो जाते हैं। तो देखिए इसमें इसने कर दिया, यहाँ पर इसने किया, यहाँ पर इसने किया, और यहाँ पर इसने किया। अब हम फास्फोरस के काउंट करते हैं, फास्फोरस के काउंट किया तो कितना हुआ, देखिए 2, कितने हो गए, 2 4 6 8 और 10। अब इसके पास आने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आ कितने रहे हैं, 10, तो ये क्या कर रहा है, अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके पास कितने आ रहे हैं, 10 वैलेंस शेल में। IF3 का भी देख लेते हैं, तो देखिए IF3 का देखने के लिए हम पहले इसको रब कर देते हैं। चलिए IF3 का देखते हैं, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, देखिए क्रॉस से बता देती हूँ, कितने हैं, 6 हैं, और F3 है, तो इसमें फ्लोरीन के पास कितने हैं, यहाँ पर फ्लोरीन लिख देती हूँ, ये भी फ्लोरीन है और इधर भी फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास कितने हैं भाई, अब तक तो याद हो जाने चाहिए, कितने हैं, फ्लोरीन के पास 7 हैं, इसके पास भी 7 हैं। अब
हर एक फ्लोरीन क्या कर रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने की, 1 की। अब इसके काउंट कर लीजिए, फ्लोरीन के पास तो 8 ही रहेंगे और आयोडीन के पास काउंट कर लेते हैं, कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी कितने हुए, 9। तो अपने आयोडीन के पास कितने आ गए, 9। CO2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो इसके अंदर इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, ये आप यहीं पर सॉल्व करके देखना। चलिए, विद्युत संयोजी यौगिक समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब देखिए, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजी, मैं सहसंयोजी के बारे में बताती हूँ पहले, फिर आयनिक के बारे में बताती हूँ। ये कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, समवायता शो करते हैं। 3D के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, और इनका संरचना सूत्र कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जिनको हमने विद्युत संयोजी यौगिक बोला है, ये कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। और अदिशात्मक होने की वजह से ये क्या करते हैं, समवायता शो नहीं करते हैं, समवायता शो नहीं करते हैं। तो अब बता दीजिए, प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा, विद्युत संयोजी बंध अदिशात्मक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है। इनके हिमांक कुछ होते हैं, नहीं, ये कारण नहीं है इसके, इनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण, इनके गुण हैं ये, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही आएगा, क्या, विद्युत संयोजी बंध कैसा होता है, अदिशात्मक होता है। चलिए, तत्वों का वह युग्म जो सबसे प्रबल आयनिक यौगिक बनाता है। तो प्रबल आयनिक यौगिक बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयनिक यौगिक बनता किस किस के बीच में है। आयनिक यौगिक बनाने के लिए एक तो हमारी धातु होनी चाहिए और दूसरी हमारी अधातु होनी चाहिए, ठीक है। और धातु कैसी होनी चाहिए, विद्युत धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर आवेश अधिक होना चाहिए। अब इसके अंदर जैसे सोडियम और कैल्शियम ये दोनों ही धातु हैं, पोटेशियम और ऑक्सीजन, देखिए पोटेशियम तो क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल बनेगा, इन दोनों के बीच में इन दोनों, तो इसीलिए इन दोनों से जो बनने वाला यौगिक है वो कौन सा बनेगा, आयनिक यौगिक फॉर्म होगा। अब ये दोनों अधातु अधातु हैं, ये भी अधातु अधातु है, तो अपना सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व X प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा Y प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दोनों ही, अब देखिए, ये तो इसने बोल दिया कि प्रबल धनात्मक है, तो X क्या है, धनात्मक है, और Y क्या है, ऋणात्मक है। दोनों ही एक संयोजी तत्व है, अतः उनके द्वारा बनने वाला यौगिक जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें X पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और Y पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि जिसकी विद्युत अधिक होती है उस पर माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर रखता है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका क्वथनांक व गलनांक सबसे उच्च है। किसका होगा भाई, जो आयनिक यौगिक थे उनका सबसे ज्यादा था, और जो सहसंयोजी यौगिक थे उनका उनसे कम था। अब इसमें ये तीनों तो क्या है, सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि CCl4 है, AlCl3 है और CaCl2 है, ठीक है। और जो NaCl है वो कौन सा था, अपना आयनिक था। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलिए, दो तत्व X और Y के बाह्यतम कोश में क्रमशः, अब देखिए X है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और Y के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि ये संयोग करें तो इनसे बनने वाले यौगिक का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। अब देखिए, इनसे जो बनने वाला यौगिक जो होगा उसका सूत्र देखिए, देख लेते हैं एक बार अपन। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये इसके ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा, Y। अब इसके पास
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों चार्जेस कैसे हो गए, सेम, 2 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो अपना इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, XY, X2Y2 1:1 के रेशियो में होगा, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए, गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन करता है। गलित बोला है इसने सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में हो जाएगा, Na+Cl- आयनिक फॉर्म में हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से चालकता शो करेगा, आयनों की वजह से, मुक्त आयन होते हैं इस वजह से, ठीक है। चलिए, विद्युत संयोजक बंध है। विद्युत संयोजक बंध जो होता है वो क्या है, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध किस में मिल रहा है, देखिए Br2, इसमें तो सहसंयोजक बंध है जो कि अध्रुवीय है। PF3 ये कैसा है, अधातु, ये भी अधातु है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सहसंयोजी होगा और इसमें भी सहसंयोजी होगा, ये भी नहीं होगा। तो अपना कौन सा हुआ, फर्स्ट NaCl जो कि हमने पढ़ा हुआ है। सीजियम क्लोराइड में भी कैसा होता है, सीजियम फ्लोराइड में भी आयनिक होता है, सीजियम क्लोराइड में भी कैसा होगा, आयनिक होगा। मतलब इधर जो आ रही होगी, जो मेटल होगी वो क्या होगी, धातु। कैसी होगी, धातु, धनात्मक धातु। चलिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बोला है कि जैसे हमारा सोडियम है उससे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा, और जो कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जब इसको ऊष्मा दी जाएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये कैसी एक अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलिए, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन राही का कार्य करता है। अब इनमें से कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन राही का काम करेगा, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी। तो पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन राही का काम करेगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब XaYb सूत्र वाला एक आयनिक यौगिक जल में घोला जाता है तब प्राप्त आयन होगा। जैसे हमारा Xa है और Yb है, ठीक है, इसको मैंने जल में घोला, तो देखिए इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, B+ वाला, ठीक है, और कितने आएंगे इसमें, A, ठीक है, और इस पर Ya- और इसके कितने होंगे, B। तो ये किस में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो फोर्थ आंसर अपना करेक्ट हुआ। देखिए इस पर, क्योंकि ये क्रॉस में जाते हैं ऐसे, इन पर जो चार्ज होता है ना, जैसे ये है YB, मान लो ये प्लस का है, तो ये इसके नीचे जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्रॉस पे जाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक होता है। आयनिक यौगिक के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक इस तरफ तो धातु चाहिए और इस तरफ अधातु चाहिए, ठीक है। तो अधातु कौन सी है अपनी, ये आयोडाइड है, और इधर क्या है, धातु, तो Ki फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही है। CH4 नहीं, ये नहीं होगा, डायमंड नहीं, और H2 नहीं। अच्छा, ये हाइड्राइड के फॉर्म में है, ठीक है, इसीलिए H-, इसीलिए इसको कहाँ पर रखा गया, जब हाइड्राइड के फॉर्म में होता है तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रखा जाता है। चलिए, आयनिक क्रिस्टल जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जल में क्यों घुलनशील होते हैं, क्यों, जल एक उभयधर्मी विलायक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, विलायक उभयधर्मी है, लेकिन आयनिक क्रिस्टल को घोलने के लिए ये क्वालिटी जरूरी नहीं है इसकी। जल एक उच्च क्वथनांक वाला द्रव है, नहीं, ये भी नहीं है। विलयन की धनात्मक ऊष्मा द्वारा होने वाला प्रक्रम है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इसमें थोड़ा सा ऊपर करके बता देती हूँ मैं आपको। फोर्थ है, सॉल्वेशन के कारण जल क्रिस्टल में अंतर आयनिक आकर्षण बल को कम कर देता है। क्या करेगा ये, सॉल्वेशन के कारण ये क्या करेगा, इसमें सॉल्वेशन की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से Na+Cl- दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत संयोजकता के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विद्युत संयोजकता मतलब आयनिक बंध निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बतानी है, कौन सी होंगी, देखिए भाई, आयनों पर कम आवेश नहीं, आवेश तो अधिक होना चाहिए, तो आयनों पर अधिक आवेश, आवेश अधिक बोल रहा है, बड़ा धनायन और बड़ा ऋणायन, बड़ा धनायन होना चाहिए लेकिन छोटा ऋणायन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आयनों पर अधिक आवेश, बिल्कुल सही बात है, बड़ा धनायन, धनायन भी बड़ा होना चाहिए और छोटा ऋणायन होगा
तभी हमारा अच्छा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आयनों पर कम आवेश, तो ये कम आवेश पड़ते ही रॉन्ग हो जाता है। चलिए, जब धातु अधातु से संयोग करती है तब धातु में होता है, जब धातु धातु से संयोग करेगी तो धातु पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी अणु है, सहसंयोजी अणु कौन सा होगा, Al2Cl6। देखिए Al कौन सा है, अपना अधातु में ही आता है और Cl भी अधातु में आता है, तो कौन सा यौगिक बना रहा है, सहसंयोजी। AlO3, Al2O3 ये भी सहसंयोजी, AlF3 ये भी सहसंयोजी। ठीक है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ ये सभी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ सहसंयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक, इसके क्वेश्चंस लिए थे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।